तो नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं देवेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को भाग 1 और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। और पिछली क्लास में मैंने अनुच्छेद 2 को समझाने की कोशिश करी थी। और चलिए एक बार फिर से अनुच्छेद 2 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 में जो बात कही गई है वो है कि भारत क्षेत्र में किसी नए राज्य की स्थापना या प्रवेश कराने की शक्ति संसद के पास है। अब स्थापना और प्रवेश कैसे करवाएगा भाई? स्थापना और प्रवेश कराने की जो शक्ति है वो कहाँ पर दी गई है? संसद में दी गई है। अब संसद जो है वो किसी भी भूभाग को भारत में प्रवेश कराने के लिए जो प्रक्रिया है वो डायरेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि बेरुवारी केस जो आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि संसद किसी भी संविधान के बिना संशोधन के किसी भी राज्य को भारत संघ में शामिल कर सकता है, ठीक है। और लेकिन किसी राज्य क्षेत्र को आप किसी राज्य भारत संघ के किसी राज्य क्षेत्र को या किसी भूभाग को किसी दूसरे के देश को अगर आप देंगे, उसमें किसी दूसरे राज्य को अगर आप दे रहे हैं तो आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है, अतः किसी भी राज्य की स्थापना या प्रवेश बिना किसी संविधान संशोधन के कर सकता है, ठीक है। तो इसका पॉइंट है कि भारत कैसा है? एक संप्रभु देश है, ठीक है। और संप्रभुता होने के नाते संसद को किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी संविधान के किसी भी भाग में कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि भारत अपने किसी क्षेत्र को अन्य देश को देना चाहे तो संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। केस लिख सकते हैं इसमें बेरुवारी केस,
बेरूवारी केस में ये बताया गया था कि भारत जो है वो संप्रभु देश है, तो संप्रभुता होने के नाते वह किसी भी देश को, किसी भी भूखंड को या किसी भी राज्य को अपने संग में मिलाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि भारत अपने किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को सुपुर्द करता है या देता है तो संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 3। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने से। अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि संसद जो है वो राज्य के संदर्भ में निम्न 3 कार्य करेगी। अब क्या क्या कार्य करेगी वो भी लिख लेते हैं। नंबर 1, राज्य के नाम में परिवर्तन। ठीक है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। नंबर 2, राज्य के सीमा क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है, राज्य के सीमा क्षेत्र को भी घटा या बढ़ा सकती है। और नंबर 3, नए राज्य का गठन कर सकती है। और गठन कैसे करेगी? वो 2 तरीके से करेगी। ठीक है, कैसे करेगी? 2 तरीके से। कौन कौन से? एक तो राज्य के जो भूक्षेत्र है उसका विभाजन करके, यानी कि राज्य का विभाजन करके। और दूसरा है 2 राज्यों का आपस में विलय करके। ठीक है, यानी कि नए राज्य का गठन जो कर सकती है वो राज्य का विभाजन करके कर सकती है और 2 राज्यों को आपस में विलय करके भी कर सकती है। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टूटा तो नए राज्य का विभाजन हो गया, है ना। 2 राज्यों का आपस में विलय किया गया, यानी कि जो दादर और नागर हवेली को विलय करके एक बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 बना दिए गए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, है ना। तो विभाजन भी कर सकती है और राज्यों का आपस में विलय कर सकती है। और एक बात और आपको बताएं, यहाँ गठन की बात की जा रही है और अनुच्छेद 2 में स्थापना की बात हो रही है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य की स्थापना की बात हो रही है ना। तो स्थापना यानी कि स्थापना और गठन
दोनों में अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है? गठन जो होता है वो पहले से मौजूद चीज़ों का होता है और स्थापना जो होती है वो नई चीज़ की होती है। जस्ट लाइक जैसे आपने देखा होगा कि गठन तो मान लो दो राज्यों का गठन कर दिया गया, यानी कि दादर और नागर हवेली पहले से ही थे, है ना, और उनको मिलाकर एक गठित कर दिया गया, है ना, और विभाजन कर दिया गया तो दो राज्यों का गठन हो गया, है ना। जैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए, यानी कि दो राज्यों का निर्माण हो गया। कैसे हुआ? राज्यों का विभाजन करके। लेकिन स्थापना की जो बात करी जाए तो स्थापना गठन में नहीं आती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना कि जब स्थापना की बात करी जाए तो अनुच्छेद 2 और जब गठन की बात करी जाए तो अनुच्छेद 3। कभी कभी स्टूडेंट गलती यही करते हैं कि ये पूछ लिया जाता है कि गठन किस अनुच्छेद के तहत है और स्थापना किस अनुच्छेद के तहत है, और बच्चे गठन को स्थापना मान लेते हैं और अनुच्छेद 3 को टिक कर देते हैं, वो गलती हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे कि स्थापना अनुच्छेद 2 में है और गठन अनुच्छेद 3 में है। स्थापना का मतलब होता है नई चीज़ को स्थापित करना। ठीक है, जैसे मान लो घर में मैरिज हुई, शादी होके आती है, तो जो महिला आती है घर में शादी करके लाई जाती है, तो वो एक तरह से उसकी स्थापना समझ लीजिए आप, क्योंकि जब वो आती है तो नए घर में आती है, और नए घर में आती है तो किसी की बीवी बनती है, किसी की बुआ बनती है, किसी की चाची बनती है, किसी की बहू बनती है ना। तो वो एक नया रिश्ता उनका बन के तैयार होता है, तो वो एक स्थापना में बात आती है, और अनुच्छेद 2 के तहत बात करते हैं, है ना। और अगर गठन की बात करी जाए तो जो पहले से ही है उसी का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि स्थापना अनुच्छेद 2 में, गठन अनुच्छेद 3 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, और नए राज्य में राज्य के नाम में परिवर्तन। ठीक है, तो नाम में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, वो संसद ही करेगी, और राज्य के सीमा क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, ये भी संसद का काम है। ठीक है, और इन तीनों का जो प्रोसेस है यानी प्रक्रिया है वो भी हम आपको नोट करा देंगे। प्रक्रिया कैसे? अब वो प्रक्रिया भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कैसे होगी कि इन तीनों कार्यों से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? इन तीनों बातों से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से वही विधेयक संबंधित राज्यों में, मतलब जैसे जिस राज्यों से नाम में परिवर्तन हो या किसी राज्य के सीमा क्षेत्र को घटाना बढ़ाना हो या नए राज्य का गठन करना हो, उस राज्य से संबंधित विधान परिषद में, वो विधानमंडल में उसे भेजा जाता है, यानी विधानसभा में उसे भेजा जाएगा, और विधानसभा में एक निश्चित समय सीमा के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि जरूरी नहीं है कि विधानसभा की शर्तें जो हैं वो राष्ट्रपति और संसद मान ले, बाध्य नहीं है मानने के लिए, लेकिन उनसे उस संबंधित विधेयक पर राय जरूर मांगी जाती है। तो संबंधित विधेयक पर राय मांगने के लिए राष्ट्रपति अपनी अनुमति से संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजता है, और उस समय सीमा के अंदर राज्यों की अपनी संस्तुति मांगता है। अगर राज्य संस्तुति देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि ना तो राष्ट्रपति और ना ही संसद राज्य की उस संस्तुति को मानने के लिए बाध्य है। अगर उसे अच्छा लगेगा मान लेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं मानेगा, है ना। और उसके बाद जब सलाह के बाद, वो समय सीमा के बाद जब विधेयक वापस संसद में जाता है तो राष्ट्रपति अपनी उस संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश सहित उस विधेयक को
मतलब जिस जिस विधेयक को विधानसभा में भेजा गया था और विधानसभा की जो भी सिफारिश लगी थी, उस सिफारिश के सहित संसद के किसी भी सदन में पेश करेगा, यानी भिजवाएगा, संसद में भिजवाता है, और संसद के किसी भी सदन में उसे पास होना जरूरी है ना। और जब पास हो जाता है है ना, जब पास हो जाता है तो वो एक विधेयक बन जाता है, किसका, नाम में परिवर्तन का, या फिर वो सीमा को, क्षेत्र को घटाना या बढ़ाने के लिए, या नए राज्य का गठन करने के लिए। ठीक है, तो चाहो तो लिख लो। चलो लिखवा ही देता हूं। इन तीनों प्रक्रिया से संबंधित विधेयक इन तीनों प्रक्रिया से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उक्त विधेयक को संबंधित विधानमंडल में निश्चित समय सीमा के लिए संबंधित विधानमंडल में निश्चित समय सीमा के लिए भेजेगा। समय सीमा के लिए राज्य की सिफारिश के लिए भेजेगा, लेकिन राष्ट्रपति राज्य की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रहे, इन तीनों प्रक्रियाओं से संबंधित जो भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संबंधित राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य में की विधानमंडल में भेजता है और विधानमंडल में निश्चित समय सीमा के लिए भेजता है, और उस समय सीमा में राज्य की सिफारिश मांगता है, लेकिन और राज्य की सिफारिश उस समय सीमा के अंदर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राज्य की सिफारिश राष्ट्रपति मान ले, वो बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नंबर 2, नंबर 1 तो ये हो गया। ठीक है, नंबर 3, राज्य की
सिफारिश के बाद विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद में रखवाता है तथा संसद में ही रखवाता है। ठीक है, तथा संसद में यह विधेयक साधारण बहुमत से पास कराया जाता है। ठीक है, यानी कि जो राज्य नए राज्य के गठन या नाम में परिवर्तन या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का जो बहुमत होता है वो विधेयक साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। और से किसी भी सदन में पास कराया जाता है। ठीक है, किसी भी सदन में पास कराया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो प्रक्रिया का दूसरा पॉइंट था। अभी तीसरा पॉइंट भी है इसमें। तीसरा है, इस विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, इस विधेयक पर जो नए राज्य का गठन या नए राज्य का नाम परिवर्तन या समय सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन हो, है ना, या नए राज्य का गठन हो, उसमें राष्ट्रपति जो है उस विधेयक पर अपना वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब ये विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति की ही पूर्व अनुमति से लाया जाता है। अब चूंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, फिर राष्ट्रपति ने पहले अनुमति दे दी, फिर उसके बाद फिर वीटो कैसे लगा सकता है? इसलिए इस विधेयक पर राष्ट्रपति का वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यह विधेयक लाया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इस पर वीटो पावर नहीं लगा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
इन तीनों विधेयकों में से किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। ठीक है, किसी विधेयक को, इन तीनों विधेयकों में से किसी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, एक याद आ गया तो। इनमें से कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पास कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात जो है वो क्लियर हो जाए, मैंने यहाँ लिखा है दोनों सदनों में साधारण बहुमत, और यहाँ लिख दिया है किसी भी सदन में पास कराया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब विधेयक लाया जाता है तो किसी भी एक सदन में उस विधेयक को पास कराना जरूरी होता है, उसके बाद ही राज्यों के पास जाता है। ठीक है, और राज्यों से जब राज्य की विधानसभा से जब लौट के आता है और राष्ट्रपति दोबारा से उसे संसद में रखवाता है तो दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पास होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो आप ये कहो कि सर ये क्या लिखवा रहे हैं, ऊपर एक साधारण बहुमत से किसी भी एक सदन की बात कर रहे हैं और यहाँ नीचे दोनों सदनों में पास करवा रहे हैं, है ना, तो इसको ध्यान रहे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की, नोट कर लीजिए इसे। अनुच्छेद 4, इसमें लिखेंगे क्लास 1, जो क्लास आपके महत्वपूर्ण हैं वही लिखवा रहा हूँ।
क्लास वन कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 या 3 में संशोधन किया जाता है, यदि अनुच्छेद 2 या 3 में संशोधन किया जाता है तो संविधान की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी संशोधन किया जाता है। ठीक है, यदि अनुच्छेद 1 या 2 में संशोधन किया जाता है, 1 या 2 में नहीं, सॉरी 2 या 3 में, अनुच्छेद 2 या 3 में संशोधन किया जाता है तो संविधान की अनुसूची 1 व 4 में भी संशोधन किया जाएगा। कैसा संशोधन कैसा किया जाएगा? आंशिक, ठीक है, और आंशिक संशोधन किया जा सकता है, अनुपूरक संशोधन किया जा सकता है। परिमाणिक संशोधन किया जा सकता है, आनुषांगिक संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। यदि अनुच्छेद 2 या 3 में कोई भी संशोधन किया जाता है तो संविधान की अनुसूची, यहाँ लिखेंगे अनुच्छेद नहीं, सॉरी अनुसूची, अनुसूची 1 व 4 में भी आंशिक, अनुपूरक, परिमाणिक और आनुषांगिक संशोधन किया जाएगा। ठीक है, इसका क्लॉज 2 कहता है कि क्लास 2 कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 में किए गए संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किए जाते हैं वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में जो होती है उसके तहत नहीं आते हैं, इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन 368 के संशोधन में नहीं माना जाता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग है राज्यों का पुनर्गठन, और राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो हम आप लोगों को कल की क्लास में समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।